बच्चों अब आते हैं डबल सॉल्ट्स पे। डबल सॉल्ट्स में सबसे पहले लेट अस सी मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट इज FeSO4 NH4 twice SO4 6H2। ये मोर सॉल्ट है। दूसरा लेट अस सी पोटैश एलम। पोटैश एलम इज K2SO4 Al2 SO4 thrice 24H2O। ठीक है बच्चों, ये दोनों तुम्हें पता होनी चाहिए। मोर सॉल्ट पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। सपोजिंग हमें कहा गया है मोर सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे KMnO4। ओके, KMnO4 खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम मोर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो रिमेंबर गाइस, इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा, इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा बच्चों? सल्फर तो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, तुमने क्वेश्चंस बहुत सारे करे हैं इसके ऊपर। यू नो कि जो आयरन है दैट विल गो फ्रॉम +2 टू +3। आयरन +2 से कहाँ जाएगा बच्चों? +3। समझ में आया नहीं आया? ये जो आयरन है दिस इज इन +2, इट विल गो टू +3। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द N फैक्टर फॉर मोर सॉल्ट व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड? हम कहेंगे यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है एक Fe2+ के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो N फैक्टर फॉर मोर सॉल्ट व्हेन इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज 1। समझ गए? मोर सॉल्ट ऑक्सीडाइज होगा, उसमें आयरन +2 से +3 जाएगा, एंड यू कैन सी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है पर Fe2+ प्रेजेंट। तो हम इजीली कह सकते हैं N फैक्टर फॉर मोर सॉल्ट इज गोइंग टू कम आउट 1 बच्चों। दिस इज द N फैक्टर। फाइन गाइस, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में N फैक्टर चाहिए होता है ना, तो मोर सॉल्ट के लिए N फैक्टर क्या आएगा? 1 बच्चों। अनदर इंफॉर्मेशन यू मस्ट रिमेंबर, ब्लड का जो pH है is maintained by buffer solution of H2CO3 and HCO3 माइनस बच्चों। गाइस ये ऐसी चीजें जो तुम्हें याद होनी चाहिए, बिकॉज दे हैव बीन आस्क्ड इन क्वेश्चंस कि pH ऑफ ब्लड is maintained by a buffer solution of H2CO3 and HCO3 माइनस। ठीक है बच्चों, इसका बफर है हमारे पास। गॉट इट? गुड। बच्चों अब बॉन्डिंग में एक चीज हमें करनी थी, वो है पोटेंशियल एनर्जी का कर्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एज फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। ठीक है, इसको हमने एक बार पहले करा हुआ है, लेकिन एक छोटी सी चीज मुझे बतानी थी, उसको देखो। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एग्जाम्पल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल का। पहले मैं उसके लिए कर्व बनाता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ये कर्व है। देखो ये कर्व क्या बता रहा है। पहले हाइड्रोजन एटम्स बहुत दूर थे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस काफी ज्यादा था। जैसे तुम हाइड्रोजन एटम्स को पास लाते गए, तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ा। अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम। ठीक है ना बच्चों? एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, साथ साथ रिपल्शन भी होगा। रिपल्शन किसके बीच में होगा? दोनों हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस और दोनों हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हारा अट्रैक्शन भी बढ़ेगा जैसे पास आएंगे, रिपल्शन भी बढ़ेगा। ठीक है ना बच्चों? एज द एटम्स कम क्लोज। अभी हमारा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है एज दे आर कमिंग क्लोज। तो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? जैसे जैसे एटम्स पास आते जाएंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाएगा, द एनर्जी विल डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी। जैसे एटम्स पास आते जा रहे हैं, एनर्जी कम होती जा रही है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। क्लियर है यहां तक? जैसे जैसे पास आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट आया है ये। दिस इज द पॉइंट। वन सेकेंड बच्चों। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। यहां पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको मैं R0 लिख रहा हूं फॉर द टाइम बिंग। दिस इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि इसके बाद तुम एटम्स को और पास लेके आओगे, तो देयर विल बी वेरी स्टीप इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले हाइड्रोजन एटम्स पास आते गए, एनर्जी कम होती गई। ये पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और पास लेके आओगे तो इट इज ऑब्वियस अब रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। इतने पास आ गए कि रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। समझ गए बच्चों? इस पॉइंट के बाद और पास लेके आओगे तो तुम्हारा रिपल्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज रैपिडली। तो बेसिकली स्टेबल कब होगा? दो हाइड्रोजन एटम्स पास आते जा रहे हैं, वो स्टेबिलिटी कब आ रही है? स्टेबिलिटी आ रही है इस पॉइंट पे, दिस वैल्यू ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसीलिए मैंने उसे क्या बोला है बच्चों? बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना गाइस? इससे दूर रखोगे हाइड्रोजन एटम्स को तो भी एनर्जी ज्यादा होगी, और कम रखोगे तो भी एनर्जी ज्यादा होगी। इससे इधर जाओगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी, इधर जाओगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? आई मीन दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? इसीलिए मैंने इस लेंथ को क्या बोल दिया? बॉन्ड लेंथ। जब हाइड्रोजन एटम्स पास आते जा रहे हैं एक पॉइंट पे, दे आर गोइंग टू स्टॉप। तो उस पॉइंट पे जब वो स्टॉप कर चुके हैं, उस वक्त इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। एक और चीज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि ये वो डिक्रीज इन एनर्जी है जब तुम्हारे हाइड्रोजन एटम्स पास आए।
क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज द एनर्जी, एक तरीके रिलीज व्हेन द टू हाइड्रोजन एटम्स कम क्लोज एंड फॉर्म अ बॉन्ड। समझ गए? क्लियर है यहां तक? ये वो एनर्जी है जो तुम्हारी रिलीज हुई जब दो हाइड्रोजन पास आए एंड दे फॉर्म्ड अ बॉन्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। क्लियर है यहां तक गाइस? अगर तुम इतनी एनर्जी दे दोगे तो हाइड्रोजन एटम्स, मतलब जो मॉलिक्यूल है, दैट इज गोइंग टू ब्रेक टू गिव हाइड्रोजन एटम्स बच्चों। समझ गए गाइस? गुड। बच्चों अब देखते हैं सेम कर्व फॉर He2 मॉलिक्यूल। तो बच्चों लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द कर्व। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बच्चों He2 के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका कर्व इस तरह जाता है। इट गोज लाइक दिस। मतलब जब तुमने He एटम्स को पास लाते गए तो पोटेंशियल एनर्जी में देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज। कोई मिनिमम नहीं आ रहा कर्व के अंदर, एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि कोई मिनिमम नहीं आ रहा, दैट इज द रीजन He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बच्चों? मतलब कॉन्टिन्यूसली एनर्जी बढ़ती ही जा रही है जब तुम एटम्स को पास ला रहे हो। सो दैट इज द रीजन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ He2 मॉलिक्यूल। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड।